गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हम लोग अभी तक पढ़े कि एसी सोर्स कनेक्टेड विद सीरीज एलसीआर सर्किट। आइए अब इसमें देखते हैं कि एसी सोर्स कनेक्टेड विद सीरीज एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर क्या होगा। तो हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन एवरेज पावर अक्रॉस सीरीज एलसीआर सर्किट। तो इसके लिए हमें क्या है, पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालना होगा, उसके बाद क्या है, फिर हम एवरेज पावर निकाल पाएंगे। तो एवरेज पावर निकालने के लिए पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए पहले इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट पता होना चाहिए। यहाँ तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इन सीरीज एलसीआर सर्किट, इन सीरीज एलसीआर सर्किट वीटी और आईटी की वैल्यू क्या होगी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होता है, एक्सप्रेशन हमें पता है, Vm साइन ओमेगा टी। और आईटी की वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की, ये हमें पता है एलसीआर सर्किट के लिए, Im साइन ओमेगा टी प्लस आई। तो ये हमें वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब हमें इससे इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। तो अब इसके बाद नोट करेंगे 10 इंस्टेंटेनियस पावर across सीरीज एलसीआर सर्किट, तो कितना हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। इसके लिए सिंबल होता है P इंस्टेंटेनियस। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंटू IT करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इस तरह से हम क्या है, VT IT की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे कितना है VT, ये है Vm साइन ओमेगा टी। IT की वैल्यू कितनी है एलसीआर सर्किट के लिए, Im साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू मिल गई। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे, Vm Im बाई 2 हो गया इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस तरह से हमें एक फार्मूला बन जाएगा इससे, इसलिए इसको हमने इस तरह एडजस्ट किया है। तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है, उसी को यूज करके लिखना है। तो पहले हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, 2 साइन ए साइन बी का क्या होता है, इसी का हम यूज करेंगे। हियर 2 साइन ए साइन बी कितना होता है, 2a साइन ए साइन बी इक्वल टू कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस आ जाएगा हमारा Vm Im बाई 2, और इसको ब्रेक करेंगे हम तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 2 साइन ए साइन बी कास ए माइनस बी, तो कास ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा ए कितना था, साइन ओमेगा टी है, बी ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो कितना हो जाएगा, ए के जगह पे ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो दोनों माइनस हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस कास ए प्लस बी। तो मतलब ए की वैल्यू क्या, ओमेगा टी प्लस बी क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आ गया हमारा रिजल्ट तरह से। अब यहाँ से देखना कि ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा Vm Im बाई 2, और यहाँ कितना बचेगा, कास माइनस फाइव। मतलब कास माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कास फाइव। ये कास माइनस फाइव कास फाइव होगा, माइनस कास 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हो गया हमारा क्या वैल्यू। इस तरह हमने पी इंस्टेंटेनियस तक पहुंच गए हैं। अब हम पी एवरेज निकाले जा रहे हैं कि पी एवरेज की वैल्यू क्या होगी। तो पी एवरेज निकालने के लिए क्या है, Vm Im बाई 2 इंटू कास फाइव, ये कांस्टेंट टर्म है कास फाइव, इसका एवरेज वैल्यू नहीं निकलेगा, बाहर हो जाएगा एवरेज वैल्यू से। इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो जीरो आएगा, जिससे हम लोग देखे थे साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू जीरो होता है।
ये भी यहाँ वेरिएबल टर्म है कास के साथ, ये पूरा टर्म 0 कर देगा। तो क्या निकालेंगे, देयरफॉर एवरेज पावर अक्रॉस सीरीज LCR सर्किट, देयरफॉर एवरेज पावर अक्रॉस सीरीज LCR सर्किट कितना आ जाएगा, पी एवरेज। तो पी एवरेज क्या होगा, इंस्टेंटेनियस का पी एवरेज निकालेंगे, और पी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, Vm/2 पहले से बाहर हो जाएगा। इसके बाद हम अगर यहाँ रखें देखें कितना आता है इसकी वैल्यू पी एवरेज की, Vm/2 एवरेज में क्या होगा, ये वैल्यू हमारा cos फाई माइनस cos 2ωt प्लस फाई, ये हो गया। और इन एवरेज तो cos फाई एवरेज से बाहर हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, और ये टर्म क्या हो जाएगा, इसका एवरेज टर्म 0 आ जाएगा इस पूरे का। तो हमें जो वैल्यू मिलेगा सिंपली यहाँ पे Vm/2 इंटू cos फाई बाहर आ गए, cos फाई, ये हमारा रिजल्ट आ गया। और इसका जो एवरेज वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से पी एवरेज हमने निकाल लिया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, अगर RMS के टर्म में लाने के लिए Vm/2 Im/2 cos फाई, Vm/2 मतलब VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। इस तरह पी एवरेज RMS के टर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे पी एवरेज एम्पलीट्यूड के टर्म में है। इस तरह पी एवरेज अक्रॉस सीरीज LCR सर्किट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस कर्व। शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस कर्व मतलब अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा के बीच ग्राफ प्लॉट करें, तो उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे देखना कि कितना शार्प होगा, किस शार्प होगा। रिजोनेंस कंडीशन कैसे इसमें आएगा, रिजोनेंस का मतलब होता है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द रिजोनेंस कंडीशन अराइजेज। इसी को रिजोनेंस कहते हैं कि किसी सोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी से किसी एक्सटर्नल सोर्स से ऑक्सीलेट करा दिया जाए तो रिजोनेंस उसमें आ जाए, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में ऑक्सीलेशन करने लगेगा। तो शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस समझने के लिए इसमें थोड़ा समझना होगा कि XC और XL जो हमने पढ़ा था क्या कंडीशन होता है। तो इसमें हम लिखेंगे इफ़ XC इज इक्वल टू XL, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाएं, तो हमें पढ़ा क्या होता है, देन सर्किट इज रेजिस्टिव इन नेचर। तो सर्किट का नेचर कैसा होगा, जो LCR सर्किट है, देन सर्किट इज रेजिस्टिव, इट इज रेजिस्टिव इन नेचर, रेजिस्टिव इन नेचर। सर्किट का नेचर कैसा हो जाएगा, रेजिस्टिव हो जाएगा, रेजिस्टिव इन नेचर। इसी तरह इफ हमें पता है XC इज ग्रेटर देन XL, तब क्या होगा, देन सर्किट इज प्रीडोमिनेंटली किसका इफेक्ट ज़्यादा है, कैपेसिटिव इन नेचर, कैपेसिटिव इन नेचर। जिसका ज़्यादा इफेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग सर्किट का नेचर होगा। इसी तरह अगर हम देखें इफ XL इज ग्रेटर देन XC, तो क्या होगा, ये दोनों तरह केस हो जाए, तीनों केस हो सकता है इन दोनों के लिए। देन सर्किट इज प्रीडोमिनेंटली क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इन नेचर, इंडक्टिव इन नेचर। ये हमारा 3 केस है। इक्वल के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन लेस देन के लिए क्या होगा, ये हमने देख रहा। तो इस तरह से ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि अगर XC इक्वल हो तो क्या होगा, ग्रेटर देन के हो तो क्या होगा, XL ग्रेटर देन XC से हो तो क्या होगा, ये एक पता रहेगा। इसके बाद हम क्या है, ग्राफ बनाएंगे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच, और इनका कंडीशन इसमें देखेंगे और एक डेरिवेशन करेंगे क्वालिटी फैक्टर के लिए।
तो इसके बाद हमें एक रिजोनेंस कर्व बनाना है, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस कर्व। इसमें हम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। इधर हमारा जो वेरिएशन है IM का है, और वो जो ग्राफ बनेगा हमारा यहाँ पे इस तरह का बनेगा कि पहले IM के IM 0 से शुरू हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, फिर मैक्सिमम से डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे करंट का वेरिएशन दिखाया गया है। यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें इस ग्राफ में, ये जो है यहाँ पे IM का चूँकि वेरिएशन है, ये IM की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, IM की मैक्सिमम वैल्यू पे। और इस करंट की जो वैल्यू है किस फ्रीक्वेंसी पे होगी, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ये ओमेगा नॉट पे होगी। रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट बिकम रेजिस्टिव, XC इक्वल टू XL। यहाँ पे क्या हो जाएगा, XC इज इक्वल टू XL हो जाएगा। तो क्या मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी सर्किट में। अब इसके बाद हम अगर IM मैक्स का √2 ले लें, 1/√2 ऑफ IM मैक्स, तो हमें पता RMS वैल्यू ऑफ करंट हो जाती है। तो RMS वैल्यू ऑफ करंट अगर हमें यहाँ दिखाना है तो कहाँ से इसको ड्रा करेंगे, हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हाफ से थोड़ा सा ऊपर से ड्रा करेंगे, यहाँ पे ये जो है IM मैक्स बाई √2 मतलब IRMS, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम ω1 से दिखा देंगे यहाँ इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको ω2 से दिखा दे रहे हैं। और इन दोनों के बीच जो फ्रीक्वेंसी गैप है उसको डेल्टा ओमेगा से दिखाएंगे, डेल्टा ओमेगा। और ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के रेंज को बैंड विड्थ बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, बैंड विड्थ। तो ये हमारा यहाँ पे टर्म है। तो इस तरह ये आ गया। इसके बाद ये हमारा होमवर्क है, इसके बाद ये सॉल्व करेंगे इसी थियरी बेस्ड। ओके, थैंक यू।